निकाह के बाद ही रानिया को अफ़ाम के साथ स्टेज पर बिठा दिया था। सबका ख़्याल करते अफ़ाम बैठ तो गया था, लेकिन हर चीज़ से बेनियाज़ बैठा, जबकि रानिया अपने दिल की अजीब व गरीब कैफ़ियत से घबरा रही थी। फ़रहाद, मैं चाहता हूँ तुम आज ही रुखसती दे दो। खाने के बाद दादा जान ने अपने दामाद से कहा, अभी मैं सोच रहा था निकाह तो हो गया है, तो थोड़े टाइम बाद रुखसती कर देते हैं। उन्होंने अपने ख़यालात का इज़हार किया। फ़रहाद, मुझे लगता है हमें अभी रुखसती कर देनी चाहिए, ताकि बच्चे जल्दी एक दूसरे को समझ लें। मज़ीद देर किसी नुकसान का बायस न बन जाए, क्योंकि तुम अफ़ाम को जानते हो, इसके लिए ये सब कबूल करना थोड़ा मुश्किल है। मैं चाहता हूँ रानिया बेटी आके मेरे अफ़ाम को सँभाल ले, और वैसे भी कौन सा हम कोई जहेज़ वग़ैरह माँग रहे हैं, जो तुम टाइम माँग रहे हो। दादा ने समझाते हुए कहा। तो कहीं न कहीं फ़रियाद साहब को इनकी बात ठीक ही लगी। जी, अब आपकी बात भी ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, हम अभी रुखसती कर देंगे। मैं भी सुरैया को बताता हूँ। फ़रहाद साहब कहते मेहमानों से बात करती सुरैया बेगम की तरफ चल दिए। उन्होंने जब पूरी बात सुरैया बेगम को बताई, तो इन्हें भी यही ठीक लगा कि अभी रुखसती कर देनी चाहिए। इसी में दोनों बच्चों की भलाई है। वो दोनों आपस में बातचीत करते स्टेज की तरफ बढ़ गए। थोड़ी देर में रानी अफ़ाम के कमरे में मौजूद थी। इतनी जल्दी रुखसती का सुनते इसे कुछ कहना तो चाहिए था, लेकिन अपने बाबा और आज के हुए वाक़ये के बाद इसे चुप रहना ही बेहतर समझता। वो फूलों से सजे कमरे में बैठकर ब्लू कलर के फ्रॉक ज़ेब तन किए बैठी थी। सर पर लाल दुपट्टा था, जो निकाह के वक़्त से अब तक मौजूद था। रानी शादी की वजह से पहले इससे ही यहाँ आई हुई थी, जिसकी वजह से इसके कपड़े भी मौजूद थे, जो उजाला थोड़ी देर पहले अलमारी में रख के गई थी, और साथ कुछ नए कपड़े जो अबिया के लिए बनवाए थे, लेकिन अब रानिया के थे, वो भी अलमारी में रख गई थी। सबने इसे बहुत प्यार दिया, जबकि सुरैया बेगम ने इसे ढेर सारी नसीहतें भी की थी। वो बेचैनी से बैठी अफ़ाम के आने का इंतज़ार कर रही थी। दिल डर भी रहा था कि न जाने अफ़ाम इसके साथ कैसे पेश आएगा। इसने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि इसकी ज़िंदगी अचानक से ऐसे रास्ता मोड़ लेगी, जिसके हर कदम पर एक नया इम्तिहान होगा। वो अपनी सोचों में गुम थी जब दरवाज़ा खोले अफ़ाम अंदर दाखिल हुआ। इसने सर उठा के देखा, और उसी वक़्त अफ़ाम ने भी देखा। लाला सुर्ख़ होती आँखों को देखते रानी जल्दी से सर झुका गई, जबकि अफ़ाम बेज़ारियत से सर झटका दरवाज़ा बंद करते अंदर आया। फूलों की तेज़ खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी, ऐसी खुशबू जो माहौल पे एक सहरदारी करती। लेकिन अफ़ाम का दिल तो पत्थर हो गया था, इसे इन फूलों की खुशबू से चिढ़ हो रही थी। अगर इस स्टेज पे अबिया होती तो इसका दिल भंगड़े डाल रहा होता, लेकिन अब इसका दिल कर चीज़ से टूट गया था। वो पगड़ी उतारते सोफ़े पे रखते अलमारी से अपने कपड़े लिए रानी को इग्नोर करते वॉशरूम में घुस गया। अपनी ज़ात को इतनी बुरी तरह नज़रअंदाज होते देखकर इसकी आंखों में नमी उतरी। इसकी क्या गलती थी इस सब में? इसने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। इसके ख्वाब में आम लड़कियों के थे। वो भी चाहते थे इसकी शादी धूमधाम से हो, शादी की हर रस्म पूरी की जाए। इसका शौहर इसे चाहे, इसे प्यार करे, लेकिन इसके सारे जो अब मिट्टी हो गए थे। इन्हीं सोचों के दरमियान न जाने कब इसकी आँख से आँसू निकलते गालों पर बह निकले, इसे पता ही नहीं चला। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पे इसने जल्दी से आँसू साफ़ किए। तुम अभी तक ऐसी बैठी हो, जाओ चेंज कर लो। इसका लहज़ा हर जज़्बात से आरी था। रानिया ने इसे देखा जो शर्टलेस वॉशरूम से निकलता सोफ़े पर बैठा था। वो भी आहिस्ता से उठती अलमारी की तरफ बढ़ गई। सुनो, अफ़ाम सोफ़े की पुष्ट से टेक लगाए आँखें बंद किए बोला। जी, रानी धड़कते दिल के साथ इसकी जानिब मुतवज्जा हुई। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मुझसे कहना, तुम्हारी सारी ज़िम्मेदारी अब से मेरी है, लेकिन इससे ज़्यादा की मुझसे उम्मीद न रखना। मुझे उम्मीद है तुम समझ गई होगी मैं क्या कह रहा हूँ। अफ़ाम लाल सुर्ख़ होती आँखें खोले इसे देखते हुए संजीदगी से बोला। रानी ने पहली बार देखा था अफ़ाम के वो इतना संजीदा, इसलिए घबराते हुए खामोशी से अलमारी से कपड़े लेती वॉशरूम में घुस गई। इसके जाते ही अफ़ाम गहरा सांस भरता उठ के बेड पर आता अपनी जगह पर लेट गया। आज की भारी रात में नींद तो आनी नहीं थी, लेकिन फिर भी सोने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर बाद रानी सादे से काले सूट में बाहर आई तो नज़र सोफ़े पर गई। सोफ़ा खाली देखते इसने नज़रें दौड़ाई तो अफ़ाम बेड पर लेटा हुआ था। अफ़ाम की पुश्त इसकी तरफ थी, जिसकी वजह से वो अंदाज़ा नहीं लगा पाई कि वो सो रहा है या नहीं। रानी अपने खूबसूरत सिल्की बालों का हल्का सा जोड़ा बनाती बेड की दूसरी खाली जगह पर लेट गई। पहले कुछ देर अफ़ाम की पुश्त को देखने के बाद इसने करवट बदल ली। आँखों से आंसू रवा होने लगे। अपनी आगे आने वाली ज़िंदगी का सोचते कब इसकी आँख लगी इसे पता ही नहीं चला। आयश कमरे में दाखिल हुआ तो अभी बेड से नीचे पाँव लटकाए बैठी आंसू बहा रही थी।
डीप रेड लहंगा में दुल्हन का दिलफरेब रूप और हक मलकियत आयश को अपनी तरफ खींच रही थी। वो इसके रूप में खोदा, इससे पहले इसे अपनी नज़रों का जाविया बदल लिया। ये क्या रोना धोना लगा रखा है कब से? ऐसा लग रहा है तुम्हारी जोर ज़बरदस्ती शादी करवाई गई है। अपनी मर्ज़ी से जब निकाह किया है तो फिर ये रोना कैसा? वो सख्त लहजे में कहता, शर्ट के ऊपरी दो बटन खोलते, इसे देखे बगैर सोफे पे बैठा। इसे डर था कि अगर इसे देख लेता तो अपने मकसद से फिर जाता। आयश, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप मुझसे? इसके लहजे की सख्ती देखकर वह रोने से भारी आवाज़ में बोली। क्या मतलब कैसे बातें कर रहा हूँ? वैसे ही बात कर रहा हूँ जैसे करनी चाहिए। देखते बगैर सतपन से दिए गए जवाब पर अबिया का दिल उदास, दिल टूट गया। आइए, आप क्या कह रहे हैं? आप तो मुझसे मोहब्बत करते हैं ना, तो फिर ये बेरुखी क्यों? जबकि आपकी वजह से मैंने अपने घर वालों को नाराज़ कर दिया। अबिया उठ के इसके पास सोफे पर एक किनारे से बैठती भराए हुए लहजे में पूछने लगी। इसे आयश के ऐसे रवैये की कोई वजह नज़र नहीं आ रही थी जिस पर वो इस तरह बात कर रहा था। हाँ 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 हाँ, मोहब्बत, आहा, वो एक लफ्ज़ कहता वापस कहकमा लगा उठा। पूरे कमरे में इसका कहकमा गूंज रहा था और उसके साथ अबिया का दिल बंद हो रहा था। अबिया शाह, मैं तुमसे शादी सिर्फ तुम्हारे घर वालों को सज़ा देने के लिए की थी, वरना मोहब्बत वो मुझे कभी नहीं हुई। वो लब पीछे तमस्खर उड़ाते लहजे में कहता इसके सर पे धमाका कर गया। आयश, ये आप क्या बोल रहे हैं? मजाक कर रहे हैं ना? इसने अपनी आवाज़ से दूर किसी खाई से आती सुनाई दी। मजाक तो तुम्हारे घर वालों ने किया था। अब क्या कसूर था मेरी माँ का? यही कि उन्होंने अपनी पसंद जाहिर की और तुम्हारे दादा ने अपनी जहलना रवायत की वजह से इनका दिल तोड़ा। और जब उन्होंने बगावत करते बाबा से निकाह किया तो सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए, हर रिश्ता, हर ताल्लुक तोड़ते। इन्हें सजा के तौर पर उम्र भर की बीमारी दे गए। आयशा बिया का बाजू दबोचता दहाड़ा। आयशा मदिया फूफो के बेटे हैं। कांपते दिल के साथ बाजू में उठते दर्द को बर्दाश्त करते हिम्मत करके बेयकीनी से पूछा। हाँ, मैं इन्हीं का बेटा हूँ जिसे तुम्हारे घर वालों ने दुख देने में कसर नहीं छोड़ी थी। उसके बाजू पर गुस्से से गिरफ्त और सख्त करते से अपनी तरफ करते कराया। दर्द की वजह से बिया की आंखों में आंसू आना शुरू हो गए थे। वो मुसलसल अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार आयश पकड़ और सख्त कर देता। आयश, मुझे दर्द हो रहा है। न ममाज़र न माँ के इसकी भूरी खुद से लाल होती आंखों में डाले इसे अपने दर्द का एहसास दिला रही थी। ये दर्द कुछ नहीं है जो तुम्हारे घर वालों ने मुझे और मेरे घर वालों को दिया है। इसकी आंखों में आंसू देखकर वो जब से कहता एक झटके से इसका बाजू छोड़े उठ के कमरे से निकल गया। इसके जाते ही अबिया का अपना बाजू थामे शिद्दत से रोती। इसने रोना बाजू के दर्द पर नहीं आ रहा था। इसे तो आयश के रवैये ने ठेस पहुंचाई थी। वो तो कोई बात जानती भी नहीं थी जिसकी सज़ा आयश ने इसे दिया था। आयश का तमस्खर उड़ाता लहजा याद करते इसके दिल में दर्द की ठेसें उड़ रही थी। इसे अनजाने में अपने लिए एक ऐसा कुआं चुन लिया था जिसका पानी इसे आहिस्ता आहिस्ता मौत के करीब ले जा रहा था। शाह, आपको दादा जान को समझाना चाहिए था ना। इसने मोहब्बत की है, कोई गुनाह नहीं किया है। हाँ, अगर वो पहले बताती तो ये सब ना होता। बस इसकी ये गलती थी कि वो चुप रही। लेकिन इससे हर रिश्ता ख़त्म करके हमसे इतनी बड़ी सज़ा तो नहीं दे सकते ना। हया शाह वीर के कंधे पे सर रखे आंखें बंद किए लेटे शाविर को देखकर बोली। हया, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अगर वो पहले भी बताती तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि आयश की कास्ट अलग है। शाविर आंखें खोलते इसकी बुरी आंखों में देखते नरमी से बताने लगा। तो सबसे पहले तो ये बात आपको और सबको समझानी चाहिए, कास्ट अलग होने से कुछ नहीं होता। इन फजूल से रिवाज को ख़त्म करना चाहिए ताकि आगे जाके कोई और अभिया या आपकी पुप्पो ना बने। हयात ने झंझला के समझाया था। तुम्हें किसने बताया पुप्पो के बारे में? शाविर ने चौंक के पूछा। अभिया ने इससे मुख्तसर जवाब दिया तो वो सहरिला गया। दादा जान के सामने कोई कुछ नहीं बोल सकता। उन्होंने जो कह दिया समझे वो हर्फ आखिर हो गया। वो इसके गिर्द अपना गहरा तंग करते इसे अपने मजीद करीब कर गया। अगर आप लोग कुछ नहीं कह सकते तो मैं बोलूँगी। हम इस तरह खामोश तो नहीं रह सकते ना। कल को अगर हमारी बेटी हुई और इसे आउट ऑफ कास्ट कोई लड़का पसंद आ जाता तो क्या हम इससे इसकी मोहब्बत की कुर्बानी देने का बोलेंगे? वो भी सिर्फ इस नाम नेहाद रिवाज की वजह से। हयात को जैसे दिमाग ही भूल गया था। उसके साथ उठकर बैठी। हम मिलकर इस मसले का हल निकालेंगे, तुम परेशान नहीं हो। तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी वरना। आओ, शाबाश, लेट जाओ। तुमने दवाई खा ली है, तुम्हें सोना चाहिए अब। शाह प्यार से इसे वापस लेटाता इसके माथे पर लप रख किया। वादा करें आप मेरे साथ दादाजान से बात करेंगे। हयात इसके सीने पर सर रखते बोली। वादा, मैं अपनी जान के लिए हर चट्टान से टकरा जाऊंगा। वो हल्के से हंस के बोलता तो हयात भी मुतमईन होती, मुस्कुराकर आंखें मूंद गई।
उजाला चेंज करके आए तो आज सोफे की पुश पर सर रखे आंखें बंद किए बैठा था। जान से अजीज बहन ने आज जो किया था उसकी नज़र में काबिल माफ़ी नहीं था। हवेली में सबको खुशी से ज़्यादा दुख था। उजाला ने अपने भाई की शादी के कितने ख्वाब देखे थे। वो आज इसका हंसता मुस्कुराता भाई खामोश और संजीदा हो गया था। आयल आप ठीक है? आयल को आंखें बंद किए बैठे देखकर फिक्र से इसके सामने आती पूछने लगी। इसने अंगारा भरा था। तो आप तो आप सो जाएं, ऐसे बैठे बैठे तो थक जाएंगे। वो उसके पास बैठती इसके वजह चेहरे पे थकान और दुख देखकर नरमी से बोली, प्लीज़ एक कप चाय ला दोगी? वो आंखें खोले इसकी तरफ देखकर बोला, जो सादा से हुलिये में थी। आज इनका वलीमा था और आज वो बहुत प्यारी लग रही थी। आइल आज की रात यादगार बनाना चाहता था, लेकिन आज सब खराब हो गया। इसका दिल बोझल हो गया था। जी, उजाला हल्की से मुस्कान के साथ कहती कमरे से निकल गई तो इसने गहरा सांस भरते हुए वापस सर सोफे पर रख दिया। रात के 3 बज रहे थे। पूरी हवेली खामोशी में डूबी हुई थी। वो किचन में आ तो गई थी, लेकिन अब मेन मसला तो ये था कि इसे चाय बनाने नहीं आती थी। इसे जब भी चाय पीनी होती थी तो वह अभिया को ही कहती थी, और अब इसे रजिया बेगम की बात भी याद आने लगी थी कि कुछ सीख लो, आगे जाकर काम आएगा। और वो हर बार मजाक में बात टाल देती थी, लेकिन अब इसे शदीद पछतावा हो रहा था कि काश वो जब इनकी बात सीरियस ले लेती तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। इस वक्त किसी को जगा भी नहीं सकती थी और खाली हाथ कमरे में जा भी नहीं सकती थी, क्योंकि इसकी इज्जत का सवाल था। इसने गहरी सांस खारिज करते खुद को रिलैक्स किया और फिर इससे दूध निकाल लाई। बहुत मुश्किल के बाद वो एक छोटा सा बर्तन ढूंढने में कामयाब हुई। इसने थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा दूध डालते हुए चूल्हे पर रखा और फिर चीनी पत्ती ढूंढने लगी। इसे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। पहले ही कैबिनेट खोलते इसे चीनी पत्ती मिल गई। इसे चीनी निकाली जिसमें से कोई मुश्किल नहीं हुई, लेकिन जब पत्ती की बारी आई तो वहाँ 2 डिब्बे मौजूद थे। दोनों ही देखने में पत्ती जैसे लग रहे थे। इसने बगैर सोचे समझे दोनों डिब्बों में से एक एक चम्मच भर के डाल दिया। ये पक क्यों नहीं रही? इसे चूल्हे की तरफ देखा तो सर पे हाथ मारा। उफ उजाला, तुम कितनी बेवकूफ़ हो, गैस तो खोली नहीं और चाय पीने का बनने का इंतज़ार कर रही हो। अगर इतनी देर करोगी तो आलस हो जाएंगे। इसने मुंह जलाने के साथ जल्दी से पतीली उतार कर साइड पे रखी। माचिस की तीली जला के चूल्हे पे रखते दूर होकर बटन घुमाया। शुक्र जल गया। जल्दी से पतीली रखी। 5 मिनट बाद चाय तैयार थी, जिसे बहुत जद्दोजहद करने के बाद इसने कप में छानी और शुक्र का सांस भरती कमरे में आई। आयल अभी तक इसी पोजीशन में बैठा था। इसे चाय सामने टेबल पर रखते इसे पुकारा, आयल चाय पी ले। इसके पुकार पर आयल ने आंखें खोली। उजाला को एक नज़र देखते इसने कप उठाया। चाय के रंग से तो वो स्ट्रांग लग रही थी। रंग पर ध्यान दिए बगैर सर में दर्द होने की वजह से कप लबों से लगा लिया। उजाला एक्साइटेड हुए इसे देख रही थी, जैसे वो भी इसका रिजल्ट बयान करने वाला हो। आयल ने एक घूंट ही भरा था कि इसका सीना जल उठा। इसने फौरन कप लबों से हटाया। कैसी बनी है? उजाला ने बुरुच का बेसब्री से पूछने लगी। ये चाय बनाई है तुमने? इसमें पूरा गरम मसाला भरा हुआ है। आयल इसे घूरते हुए बोला, जबकि कप अब भी हाथ में था। सॉरी, मुझे नहीं पता था कि मसाला जैसी भी कोई चीज़ होती है। मैं समझी पत्ती है तो मैंने डाल दिया। वो आहिस्ता से बोली, मतलब तुम्हें चाय भी नहीं बनानी आती? अब की बार आयल का लहजा थोड़ा सख्त हुआ। नहीं ना, मुझे जब भी चाय पीनी होती थी मैं भी ऐसे कहती थी। वही बना के देती थी मुझे, इसलिए मुझे बस। उजाला अपनी धुन में बोली जा रही थी जब आयल ने अभिया के जिगर पर कब जोर से पे टेबल पर पटका के उजाला डर के मारे उछल गई। कल से खाना बनाना, चाय बनाना, हर काम तुम सीखोगी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और आज के बाद मेरे सामने अभिया का नाम भी नहीं लेना, समझी? वो हर एक लफ्ज़ से बात चबा के कहता उठ के बेड की तरफ बैठ पड़ गया। रज़िया बेगम के अलावा आज तक उजाला से किसी ने ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी, और आज आयली से इतने सख्त लहजे में डांट के गया था और साथ हुक्म सादर भी किया था। उजाला बच्चों की तरह होठ बाहर निकालते सोने के लिए लेटे आयल को देखती रोने लगी। आज इसे अपने काम चोर होने पर अफसोस हो रहा था। एक उदासी भरे दिन के बाद अगली सुबह अपने साथ बहुत से इम्तिहान लाई थी। किसी को नई तकलीफ से रोशनास तो किसी का सब्र आजमाने आई थी। उजाला, तुम्हारी तबीयत ठीक है? रज़िया बेगम किचन में काम कर रही थी कि सुबह सुबह ही उजाला को किचन में दाखिल होते देखा फिक्रमंदी से पूछने लगी। जी अम्मी, ठीक हूँ मैं। अगर कोई काम है तो मुझे बताइए। वो आयल के उठने से पहले उठ के सीधा किचन में आ गई थी। इसने आयल की रात वाली डांट को सीरियसली ले लिया था। उजाला, क्या हुआ है? मुझे तुम ठीक नहीं लग रही बेटा। उसकी माथों को छूती ही चेक करने लगी कि कहीं बुखार तो नहीं है। मम्मा क्या कर रही है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो झंझला कर बोली।
तो फिर आज इतनी बहकी बातें क्यों कर रही हो? और इतनी जल्दी भी उठ गई, उस रंजीदगी से बोली। इसमें बहकी बहकी बातों वाली कौन सी बात है? मैं अब शादीशुदा हो गई हूँ, मुझे भी सारे काम आने चाहिए ताकि अपने शौहर को अपने हाथों के बने मज़े मज़े के खाने बना के खिला सकूँ। इनकी बात का मतलब समझती हूँ, मुँह बनाए जल्दी से बोली। अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मेरी बेटी को अकल दी। वो दोनों हाथ उठाए ऊपर की तरफ देखकर शुक्र अदा करने लगी। किससे अकल दी है? किचन में दाखिल होती हयात इनकी आखिरी बात सुन के बोली, अरे कि आज मैं देर से उठी हूँ। किचन में रजिया बेगम के साथ अंडे फेंटती उजाला को देखकर हयात हैरत से छेड़ने लगी। बेटा आप बिल्कुल सही वक्त पर उठी हो, लेकिन आज शहजादी साहिबा जल्दी उठ गई हैं और मज़े की बात है वो मेरे साथ नाश्ता भी बनवाएंगी। रज़िया बेगम मुस्कुराती आवाज़ से बोली तो हयात भी मुस्कुरा दी। ये तो अच्छी बात है अम्मी कि हमारी शहज़ादी को अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास तो हुआ। हयात इसके कंधों पे हाथ रख दिए खुशी से बोली तो उजाला बस मुस्कुरा कर रह गई। ये तो वही जानती थी कि इसे ज़िम्मेदारियों का एहसास हुआ है या किसी के हुक्म पर ये काम कर रही थी। वो तीनों बातें करती काम में लग गई। आज रात के कमरे से निकला कमरे में आया था। वो रात से ही अपने अंदर बहुत बेचैनी महसूस कर रहा था। दिल बार बार कह रहा था कि अभी अभी बेकसूर है, इसकी कोई गलती नहीं है, वो मासूम लड़की तो बस तुमसे मोहब्बत करती है। लेकिन हर बार वो दिल की आवाज़ पर कान बंद कर लेता। रात सारी तो इसने अपने कमरे के बराबर वाले कमरे में जाके गुजारी थी और अब ऑफिस जाने के लिए अपने कमरे में आया था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो नज़र खाली बेड पे पड़ी। इसने गर्दन मुड़कर सोफे की तरफ देखा तो अब यह सोफे की पुष्ट से टेक लगाए सो रही थी। इसके कदम कदम खुद ब खुद इसकी तरफ बढ़े। वो रात वाले दुल्हन के रूम में थी। रोने की वजह से आंखों से काजल निकल कर बह गया था। आंसू के मीठे मीठे निशान अभी मौजूद थे। आंखों के सूजे पपूटे इसकी रात देर तक रोने का पता दे रहे थे। आज के दिल को कुछ हुआ। इसने हाथ इसके चेहरे को छूने के लिए आगे बढ़ाया, लेकिन वो बहुत जल्दी खुद पे काबू करता हाथ बीच में ही रोकते वापस खींच लिया। इसने आवाज़ किए बगैर अलमारी से अपने कपड़े और साथ एक लेस सूट भी निकाला जो अभिया के लिए था। लेडीज सूट भी निकाला जो अभिया के लिए था। वो आहिस्ता से सोफे पे इसके बराबर में सूट रखते एक आखिरी नज़र इस पर डाले, अपनी सारी चीज़ें लिए कमरे से निकल गया। अफाम पेशानी मसलते उठ के बैकग्राउंड से टेक लगा कर बैठा। इसने कमरे में देखा जो खाली था, लेकिन वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ें आ रही थी। मतलब वो वॉशरूम में थी। इसकी अचानक नज़र दाएं जनिब अलमारी के बराबर में हैंग हुए अपने सूट पर गई। इसे याद था कल तक तो ये सूट यहाँ नहीं था, फिर आज यहाँ कहाँ से आया। वो फ़ौरन समझ गया कि रानी ने इसके कपड़े निकाले होंगे। ये सोचते इसने फ़ौरन सर झटका। आप उठकर मैंने आपके कपड़े निकाल दिए हैं, आप भी फ्रेश हो जाएं। रानी एक नज़र इसकी शर्टलेस वजूद पर डाले नज़र झुकाए कहती, ड्रेसिंग के सामने खड़ी होती अपने सिल्की गीले लंबे बालों को सुखाने लगी। अफाम को इसके बाल देखकर अभी के लंबे खूबसूरत बाल याद आए। अचानक इसकी आंखों में सरपन उतर आया। मैं अपनी चीज़ें खुद निकाल सकता हूँ, तो आइंदा मेरी चीज़ों को हाथ नहीं लगाना और ये बाल मेरे सामने बांध के रखा करो। वो गुस्से से उठता बगैर इसे बोलने का मौका दिए सर्द व सपाट लहजे में कहते, अलमारी से दूसरे इस्त्रीशुदा कपड़े लिए वॉशरूम में घुस गया। इसे अपना गुस्सा बेजान दरवाजे पर उतारा तो एकदम जोर से दरवाज़ा बंद होने पर रानिया दिल थाम गई। इसे सुबह सुबह फार्म की इस रवैये की वजह समझ में नहीं आई या शायद इसने इसकी वजह को अभी तक कबूल नहीं किया था। आंखों में आई नमी साफ कर दी। अफाम के आने से पहले अपने बाल सुखाने लगी। आयल उठा तो कमरा खाली था। इसे हैरत हुई कि जालती सुबह कहाँ चली गई, लेकिन पर अपना रात वाला सही सख्त रवैया याद आया। कल वो पहले ही परेशान और गुस्से में था, जिसकी वजह से सर में शदीद दर्द था और ऊपर से उजाला ने अभिया का नाम ले लिया, जो इसे मजीद गुस्सा दिला गया था। इसी गुस्से की जद में उजाला आई थी, पर अभी से अपने सख्त लहजे पर अफसोस हो रहा था। वो जल्दी से उठा और फ्रेश होने चल दिया। तकरीबन 10 मिनट बाद वो कर्फ लगी कमीज शलवार पहने बालों में हाथ फेरता तैयार श्यार वो कमरे से निकल गया। डाइनिंग रूम से बर्तनों की आवाज़ें आ रही थी। वो हॉल में उजाला को देखने के लिए नजरें घुमाता खुद भी सीधा डाइनिंग रूम में आ गया। भाभी उजाला कहाँ है? सब लोग ही नाश्ते की मेज़ पर जमा थे। वो अपनी कुर्सी पे बैठा उजाला को वहाँ भी ना पाके हयात से पूछने लगा, जो सामने शाविर के साथ बैठी नाश्ता कर रही थी। पहले आप ये चाय पी के बताएं कैसी है? हयात ने मुस्कुराते हुए चाय कप में डालते इसकी तरफ बढ़ाई। क्यों, आज कोई ख़ास चीज़ डाली है चाय में? वो कप थामते पूछने लगा। पहले पी के बताओ कैसी बनी है? शाविर सबको खामोश देखकर शरारत से मुस्कुराए माहौल को हल्का करने लगा। वो इन दोनों को देखते कब लबों से लगा गया।
कैसी बनी है? काफ़ी देर से खामोशी बैठी दादी जान ने भी मुस्कुराकर बात में हिस्सा लिया। कल के बाद से हवेली में काफ़ी खामोशी थी, जो अब आहिस्ता-आहिस्ता करके ख़त्म हो रही थी। अच्छी है, क्यों इसमें ऐसा क्या है जो आप लोग बार-बार पूछ रहे हैं? इसने ताज्जुब से पूछा। ये आपकी मिसेज़ के हाथ की बनी चाय है। किचन से जूस का जग लिए निकलती उजाला को देखते हया शरीर लहजे में बोली, ओह अच्छा, लेकिन आज ये अनहोनी कैसे हो गई? उजाला के संजीदा चेहरे को देखते खुद भी संजीदा होते बोला, इसे पता था ये कल गुस्सा देगी, इसकी धमकी का असर था जो वो काम कर रही थी। अरे उजाला, अब कहाँ जा रही हो? बैठो, नाश्ता करो। उजाला को वापस जाते देखा हयात ने रोका तो वो भी हाँ में सर हिलाती खामोशी से आयल के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। आयल इसकी खामोशी अच्छे से महसूस कर रहा था और समझ भी रहा था। उसको बाद में मनाने का इरादा करता खामोशी से नाश्ता करने लगा। अस्सलाम वालेकुम। रानी ने फार्म के साथ डाइनिंग रूम में कदम रखते सबको सलाम किया। वालेकुम सलाम बेटा, बेटा आओ, बैठो, नाश्ता करो। दादा जान ने जवाब देते मुस्कुराकर इसे बैठने का कहा। मैं चलता हूँ। रानी को देखते ही यासिर साहब को अभिया की याद आई, इसलिए वो बगैर किसी के चुने उठ के वहाँ से निकल गए। डाइनिंग टेबल पर एकदम खामोशी छाई थी। सब नाश्ते में मसरूफ़ थे, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। जब इस खामोशी को अफाम की आवाज़ ने तोड़ा, मैं शहर जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए, वहाँ कुछ काम है मुझे। अफाम की बात सुनते सबके हाथ थमे। रानी ने नासमझी से देखा, जो शायद इसे दूर भागने के लिए यहाँ से जाना चाहता था। ऑफिस में तो ऐसा कोई काम नहीं था जो तुम्हें वहाँ रुकना पड़े। अगर तुम्हारा भी कोई काम है तो तुम रोज़ आना जाना कर सकते हो। शावी ने नरमी से कहा, जबकि इसे पता था वो सिर्फ यहाँ से जाने के लिए बहाने कर रहा है। मेरा जाना ज़रूरी है, इसने इन्हें देखते जैसे यकीन दिलाया था। ठीक है, आज का वलीमा हो जाए, फिर तुम और रानी कल चले जाना। दादा जान ने इसकी बात मानते कहा। दादाजान, मैं काम के सिलसिले में जा रहा हूँ, घूमने फिरने नहीं, जो रानियों को भी साथ लेके जाऊँगा। वो नरमी से बोला था, लेकिन इसकी बात सुनते सब ने इसकी तरफ ज़रूर देखा था, जिसके लहजे में कोई बदतमीज़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी इसकी बात किसी को भी पसंद नहीं आई थी। अफ़ाम, तुम्हारी अभी शादी हुई है और तुम बच्ची को छोड़कर जाने की बात कर रहे हो? कौन सा वहाँ जाके तुम किसी होटल में रुकोगे? वहाँ अपना घर है, वहीं रुकोगे तो रानी भी रह लेगी साथ। रज़िया बेगम ने तंज़ करते साथ भी समझाया। इसके जाने के बाद वो रानी का उदास चेहरा देख चुकी थी। वो नहीं चाहती थी कि इस बच्ची के साथ कोई ज़्यादती हो। आप लोग फ़िक्र नहीं करें, मैं वहाँ जाके भूल नहीं जाऊँगा कि यहाँ मेरी कोई ज़िम्मेदारी भी थी। मैं हर ज़िम्मेदारी अच्छे से निभाना जानता हूँ और प्लीज़ अब इस बारे में मुझसे कोई बात ना करें। मुझे बस बताना था, वो मैंने बता दिया है। वो सबसे कहते उठ के वहाँ से वॉक आउट कर गया। उदास नहीं हो बेटा, कुछ दिनों तक ठीक हो जाएगा। रानी की आंखों में नमी देख के दादी जान ने प्यार से कहा तो वो फीका सा मुस्कुरा दी। अबिया की आँख खुली तो थोड़ी देर गायब दिमागी से वैसी ही लेटी रही। फिर जब दिमाग बेदार हुआ तो एक झटके से सीधी हुई। इसने कमरे में निगाहें दौड़ाई तो कमरा खाली था। मतलब आज रात से वापस ही नहीं आए। वो अभी इसके बारे में सोच रही थी कि नज़र अपने बराबर में रखे पिंक कलर के सूट पे पड़ी। ये सूट, मतलब आयश आए थे और मुझे जगाए बगैर रख के चले गए। एक अनजानी सी खुशी हुई थी, लेकिन अगले ही पल की खुशी उदासी में बदल गई। रात आयश की बातें याद करके। आयशा, आप कहते हैं आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते, लेकिन कल मैंने आपकी आंखों में गम के साथ साथ अपने लिए मोहब्बत भी देखी है, जो शायद बदला लेने और मेरे ख़ानदान को तकलीफ़ देने की वजह से आप अपनी मोहब्बत से मुकर रहे हैं। लेकिन पप्पो के साथ हुआ क्या था? वो इसमें मेरी क्या गलती है जिसकी सज़ा आप मुझे दे रहे हैं? या ये सज़ा अपने घर वालों का दिल दुखाने की है जो आपके ज़रिए मुझे मिल रही है? वो सूट हाथ में थामे खुद ही सवाल करती, खुद ही जवाब दे रही थी। बोझल होते दिल और रोने की वजह से भारी होती आंखों के साथ वो उठ के कपड़े लिए वॉशरूम में बंद हो गई। थोड़ी देर बाद वो फ्रेश हुए वॉशरूम से निकली तो एकदम इसका सर घूम गया। इसने कल सुबह से कुछ नहीं खाया था और रात भी 12 बज गए थे। भूख की वजह से अब इसकी तबीयत ख़राब होने लगी थी। वो कश्मकश में मुबतला थी कि नीचे जाए या नहीं। भूख बहुत लगी थी और ऐसे नीचे जाना इसे अच्छा नहीं लग रहा था। इसे आइश पर रोना आया कि वो इसे ऐसी नई जगह पर नए लोगों के बीच छोड़ के चला गया। आंसू साफ करते खुद को नॉर्मल करते आखिर भूख के हाथों मजबूर होते कमरे से निकल गई। धड़कते दिल के साथ नीचे आई तो वहाँ मुलाजिम काम कर रहे थे। बेगम साहिबा, आप उठ गए? आ जाए, मैं आपको नाश्ता बना के देती हूँ। जो मुलाजमा इसे कल कमरे तक छोड़ने गई थी, यही वही मुलाजमा थी जो मुस्कुराकर अदब से कह रही थी, इसमें आइश से जाने से पहले कह के गया था कि अभिया के उठने पर इसे नाश्ता दे दे, और ये नहीं बताया कि मैं कह के गया हूँ। अभय के मुस्कुरा के हाँ करने पर उसे लिए अपने साथ डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गई, जो ओपन किचन के सामने रखी थी।
आप बैठे, मैं नाश्ता बनाती हूँ। मुलाज़िमा कहती किचन में चली गई तो उसे देखती कुर्सी से आकर बैठी। आप बहुत प्यारी हैं बेगम साहिबा। मुलाज़िमा काम करती मुस्कुरा के खुले दिल से इसकी तारीफ़ करने लगी तो अबिया ने भी मुस्कुरा कर तारीफ़ वसूल की। दादी कहाँ है? अबिया ने आहिस्ता से पूछा। जी वो बाहर लॉन में है। मुलाज़िम पराठा तवे पर डालती बताने लगी। अच्छा और ये जो लोग कल आए थे ये कौन थे? अबिया ने सबके बारे में जानना चाहा। जी वो आयशा साहब की मम्मा की दोस्त और उनकी बेटी थी। दादी ने इन्हें अपनी ही बेटी बनाया हुआ है इसलिए वो यहाँ आती जाती रहती हैं। मुलाज़िम नाश्ता इसके सामने रखती बताने लगी तो वो भी अच्छा कहती। नाश्ते की जानिब मुतवज्जा हुई। चाय या जूस? मुलाज़िमा ने पूछा। जूस। अभिया ने एक लफ्ज़ी जवाब दिया। अच्छा आप यहाँ कब से काम करती हो? इसे जूस टेबल पर रखते देख के अभिया ने पूछा। 7 साल हो गए हैं। मुलाज़िमा के कहने पर वो हाँ में सर हिला गई। नाश्ते से फारिग होते हुए उठ के लॉन्च में आई और हिम्मत करते कदम बाहर की तरफ बढ़ाए। वो लॉन में आई तो दादी माली से काम करवा रही थी। अस्सलाम वालेकुम। नर्वस होती हाथ मसलते इनके सामने आते सलाम किया। वालेकुम सलाम। दादी जान का लहजा नॉर्मल था जिससे इसे कुछ हौसला हुआ। नाश्ता किया तुमने? संजीदगी से पूछा गया। जी कर लिया है, वो आहिस्ता से बोली। उन्होंने हंगारा भरा। क्या आप मुझसे खफा हैं? वो भूंज कर मासूमियत से पूछने लगी। तुम जाओ यहाँ से और तुम बैठो यहाँ के। माली से कहती उन्होंने अभिया को अपने पास बैठने का कहा। जी उनकी कहती फ़ौरन के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। बेटा मैं तुमसे खफा नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास तुमसे खफा होने की कोई वजह नहीं है। मैं जानती हूँ सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मेरे पोते का ही दिमाग ख़राब हो गया है जो पता नहीं कौन सा बदला लेना चाहता है। उन्होंने अफसोसगी से कहा। दादी फूफो और फूफा के साथ क्या हुआ था? वो तजज्जुब से पूछने लगी। आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसने आयश को इतना सख्त दिल बना दिया है? तुम जानती हो अपने ख़ानदान के रिवाज को बेटा। और जब मदिया ने मेरी बेटी से निकाह का कहा तो तुम्हारे दादा ने इनकार किया लेकिन मदिया की ज़िद के आगे उन्होंने खुद इन दोनों का निकाह करवाया और उसके बाद तुम्हारे दादा ने इससे हर ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया। मदिया ने शुरू में सब घर वालों को मनाने की बहुत कोशिश की। वो हर दूसरे दिन हवेली जाती लेकिन इसे अंदर नहीं घुसने दिया जाता था। लेकिन इसने हार नहीं मानी। फिर जब शादी के 1 साल बाद आयश पैदा हुआ तो इसे लिए हवेली गई लेकिन तुम्हारे दादा का दिल जब भी नहीं पिघला और उन्होंने दरवाजे से इन्हें वापस भेज दिया। इनकी शक्ल भी नहीं देखी। मदिया और आगा साल में 2 बार हवेली ज़रूर जाते, हर बार मायूस होकर लौटते। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मदिया बीमार रहने लगी और एक वक्त ऐसा आया जब पता चला कि इसे कैंसर है। आगा ने हर बेहतर से बेहतर इलाज करवाया लेकिन अपने माँ बाप की नाराज़गी इसे अंदर ही अंदर खा रही थी। सही होने की बजाय इसकी हालत और ख़राब होने लगी। इसे अपनी ज़िंदगी का बिल्कुल भी भरोसा नहीं था इसलिए वो एक आखिर बार अपने माँ बाप को मनाने जा रही थी कि रास्ते में इन दोनों का एक्सीडेंट हो गया और वो दोनों अपने खालिक हकीकी से जा मिले। दादी से बताते हुए रो दी। अभिया की आंखों में भी आंसू जमा हो गए थे। वो तो शुक्र है आयश मेरे पास ही रखा था इसलिए वो बच गया। लेकिन मेरा आयश यतीम हो गया, बहुत बीमार रहने लगा। मैंने बहुत मुश्किल से इसे संभाला। सारा कारोबार भी डूब रहा था जिसे आगा के दोस्त ने आयश के बड़े होने तक संभाला। 18 साल की उम्र में आयश ने पढ़ाई के साथ बिजनेस भी संभाल लिया था। वो अपनी उम्र से काफ़ी जल्दी बड़ा हो गया था। वो खुद को काफ़ी हद तक संभाल चुका था और वक्त के साथ वो ठीक होता गया लेकिन मैं नहीं जानती कि वो अपने दिल में इतनी नफरत भर के बैठा है। दादी जान आंसू साफ करती बोली। मैं समझ सकती हूँ माँ बाप चले जाएं तो कितना दुख होता है। बच्चों की जैसे ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। मेरी भी मम्मा नहीं है, मेरे बचपन में ही इनका इंतकाल हो गया था। मुझे तो इनके साथ गुजारे पल भी याद नहीं है। वो नम आंखों से मुस्कराए। ओह मुझे बहुत अफसोस हुआ सुन के। उसके हाथ पे हाथ रखती बोली। दादी हम दोनों मिलकर आयश के दिल को मोम करने की कोशिश करेंगे, इनके ज़ख्मों पर मरहम रखेंगे। वो जैसे ही देखते हैं दिखते हैं बिल्कुल वैसे नहीं है, बस अपने पर एक सर्द खौल चढ़ाए हुए हैं जिसे हमने तोड़ना है। अभी ने उम्मीद भरे लहजे में कहा। बेटा मैं अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर चुकी हूँ, अब तुम्हारी बारी है। अपनी मोहब्बत से इसे ठीक कर दो। मेरे आयश को सबसे प्यार करने वाला बना दो। वो बदले के चक्कर में सही गलत की पहचान भूल गया है। अपनी तवज्जो से सही रास्ते पे ले आओ। मैं जानती हूँ थोड़ा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। मैं नहीं चाहती कि सारी ज़िंदगी वो तुम्हारे साथ बेरुखी बरते। मैं तुम्हें किसी भी बिलावजह के बदले के बीच आते नहीं देख सकती। घर वालों का प्यार पता नहीं कब नसीब हो लेकिन अपने शौहर का प्यार तुम्हें नसीब होना ही चाहिए क्योंकि ये प्यार ही है जो दो लोगों को जोड़ के रखता है। और इस प्यार को आयश के दिल में तुमने जगाना है जो बदले के पीछे सो गया है। समझ रही हो ना? उन्होंने बहुत प्यार से इसे समझाया था जिसे समझते अबिया ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। इसके पास तो बाप भाई थे लेकिन आयश ने अपने माँ बाप दोनों को एक साथ खोया था।
जब वो रातों को रोता होगा तो यकीनन इसे चुप करवाने वाला कोई नहीं होगा, जिसने इसे सख्त दिल बना दिया। अब अभिया को आयुष का दिल वापस मोम करना था, लेकिन वो नहीं जानती थी आयुष का दिल पत्थर होने के पीछे एक और बड़ी वजह छुपी है।